हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। क्या करने वाले हैं सर आज की क्लास में अपन लोग पूरा का पूरा चैप्टर 12 जिसका नाम है टैक्सेशन ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन, उसको हम लोग पूरा रिवाइज करेंगे। दोस्तों ये जो चैप्टर आपके आईसीआई मॉड्यूल में करीबन 55 पेजेस का है, इसको हमने सिर्फ 5 पेज में आप लोगों के लिए समराइज कर लिया है। बस 5 पेज में आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। हाँ सर। तो मैंने क्या कहा, आप लोगों का पूरा रिवीजन हम लोगों को करना है इस चैप्टर का। इस रिवीजन में आप लोग मेरे को आपका पूरा 100% नोट्स चाहिए, अटेंशन चाहिए। प्लीज मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिए। चैप्टर 12 टैक्सेशन ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन, आप लोगों के पास जिनके पास एडिशन 1 है, आप लोगों को सिर्फ दो टॉपिक रिव्यू करने की, इक्वलाइजेशन लेवी का जो पेज नंबर 63 या 65 पे है, और दूसरा आप लोगों का वर्चुअल डिजिटल एसेट जो आप लोगों का पेज नंबर 186 पे है। वो 2 पेजेस में आपका 2 टॉपिक कवर हो जाएगा। पर जिनके पास नया एडिशन है, आपका चैप्टर 12 में ही ये पूरी चीजें हैं। दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो चैप्टर है ये पूरा आईसीआई मॉड्यूल के बेसिस पे बना है। ये बात करता है 3 चीजों के बारे में: ई कॉमर्स बिजनेस, इक्वलाइजेशन लेवी और वर्चुअल डिजिटल एसेट पे टैक्सेशन के बारे में। सबसे पहले ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में बहुत ही कतई फालतू बातें की गई है, वो छोटी छोटी बातें हम लोग कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ये चैप्टर का एग्जाम में एज सच वेटेज तो इन्होंने अलग से नहीं दिया है, पर चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 मिला करके इन्होंने बोला है कि 23 से 25 मार्क्स का आएगा। जबकि चैप्टर 1 से 9 जो आपके आईसीआई मॉड्यूल का है उसका टोटल वेटेज 23 मार्क्स का है। यानी कि आपका उसमें पीजीबीपी, कैपिटल गेन, आईएफओएस, सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, क्लबिंग सब आता है, और असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज भी आता है। तब जाके वो 23 मार्क का है। और यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपके पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रस्ट वगैरह आते हैं, और ये वाला आता है, और इसको मिला के 23 मार्क्स का है। तो इसका 6 मार्क्स तक का वेटेज तो मान के चलो इक्वलाइजेशन लेवी पे या फिर आपके डिजिटल एसेट पे एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने क्या कहा, क्लासिफिकेशन। आप अगर क्लासिफिकेशन को इन्वॉल्व, आप पार्टीज जो इन्वॉल्व होते हैं उसके बेसिस पे क्लासिफाई करोगे तो ई कॉमर्स बिजनेस कितने तरह के होते हैं सर? पहला होता है बी टू बी, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। बिजनेस टू बिजनेस मतलब क्या? जैसे कि आपका इंडिया मार्ट हो गया, उड़ान हो गया, जो बिजनेस से बिजनेस को बेचता है। Amazon हो गया। कंज्यूमर टू कंज्यूमर, आपका बिजनेस टू कंज्यूमर मतलब हर कोई, Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सब बिजनेस टू कंज्यूमर है। कंज्यूमर टू कंज्यूमर मतलब जैसे कि आपका OLX हो गया जो सेकंड हैंड माल बेचता है। चौथा, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, अगर गवर्नमेंट अपने कंज्यूमर को माल बेचता है। कैसे सर? ये गुड्स की बात नहीं कर रहे लेकिन सर्विसेज की बात कर रहे हैं। आपका इनकम टैक्स पोर्टल हो गया, जीएसटी पोर्टल हो गया, ये सब गवर्नमेंट टू कंज्यूमर जो है, सब गवर्नमेंट टू कंज्यूमर ई कॉमर्स है। और लास्ट में दोस्तों गवर्नमेंट टू बिजनेस या फिर बिजनेस टू गवर्नमेंट, जैसे कि जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ये जो जेम है ना, ये आपका एक गवर्नमेंट टू बिजनेस है और बिजनेस टू गवर्नमेंट है, और उसके केस में आपको ये वो एक ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल है, और हम ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं। अब दोस्तों मेरे को बताओ, ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स होते कितने तरह के? कितने तरह के मॉडल्स होते हैं सर? सबसे पहला, अरे वो वाला मॉडल नहीं जो तुम सोच रहे हो, अरे वो वाला मॉडल नहीं, बिजनेस मॉडल की बात हो रही है। हाँ हाँ सर, हम तो बिजनेस मॉडल का ही सोच रहे हैं। अरे नहीं भाई, बिजनेस मॉडल मतलब तरीका बिजनेस करने का। सर सबसे पहला होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मतलब Amazon हो गया, मिंत्रा हो गया, एक प्लेटफॉर्म बनाया, माल बिक रहा है, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिजनेस मॉडल हो गया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी दो तरीके का होता है, एक तो मार्केट प्लेस और एक इन्वेंट्री बेस्ड। एक मार्केट प्लेस बेस्ड और एक इन्वेंट्री बेस्ड। मार्केट प्लेस बेस्ड मतलब क्या? तुम किसी और का माल लेते हो और किसी और को बेचते हो। तुम खरीदते नहीं हो, तुम बस फैसिलिटेटर का काम करते हो। जैसे Amazon हो गया, उसमें मैं अपना माल लिस्ट करूंगा बेचने के लिए, तुम वहां से खरीद सकते हो। Amazon खरीद के नहीं रखता। पर दूसरा केस हो गया जहां पे आप इन्वेंट्री बेस्ड, मतलब आप इन्वेंट्री मेंटेन करके रखते हो। जैसे कि हो गया आपका रिलायंस रिटेल। रिलायंस रिटेल माल खरीदता है फिर बेचता है। वो ऐसे एग्रीगेटर का काम नहीं करता कि किसी और से लिया किसी और को बेच दिया। सर जैसे आपका स्विगी हो गया, स्विगी क्या करता है? वो आपका मार्केट प्लेस बेस्ड है, लेकिन इन्वेंट्री बेस्ड मतलब जो इन्वेंट्री खरीदता है और फिर बेचता है, जैसे जियो मार्ट होगी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैंने क्या कहा, सब्सक्रिप्शन बेस्ड ई कॉमर्स मॉडल, ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल, जैसे कि आपका नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार हो गया। सर जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, तो सब्सक्रिप्शन सिर्फ डिजिटल सर्विसेज का नहीं होता। जैसे कि डिजिटल कंटेंट का हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार हो गया, सिर्फ ये नहीं होता, आपके टैंजिबल गुड्स का भी सब्सक्रिप्शन होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्नैकेबल। स्नैकेबल आपको हर महीने स्नैक्स बेचता है, तो वो भैया आपका सब्सक्रिप्शन बेस्ड ई कॉमर्स मॉडल हो गया। और तीसरा हो गया आपका ऑनलाइन ऑफलाइन बेस्ड ई कॉमर्स मॉडल। सर ऑनलाइन ऑफलाइन ई कॉमर्स मॉडल क्या हो गया? आपका लेंसकार्ट हो गया, नाइका हो गया, जिनका ऑनलाइन भी बिजनेस है और ऑफलाइन भी बिजनेस है। ऐसे अलग अलग तरह के विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्या है आपके ई कॉमर्स के बिजनेस मॉडल है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अरे क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। उसके बाद मैंने क्या कहा, टैक्स चैलेंजेस अराइजिंग फ्रॉम द न्यू डिजिटलाइजेशन। ये डिजिटलाइजेशन का जो जमाना है उससे दो तरह का टैक्स चैलेंज आ रहा था। पहला, डिफिकल्टी इन कैरेक्टराइजिंग नेचर ऑफ पेमेंट। सर ये आपके आईसीआई मॉड्यूल के बाहर इसका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सर ये क्या है? पहला, डिफिकल्टी इन कैरेक्टराइजिंग नेचर ऑफ पेमेंट, कि भैया सुनो मेरी बात ध्यान से, कि जो पेमेंट आ रखा है वो कौन से नेचर का पेमेंट है वो हम कैटेगराइज ही नहीं कर पाते थे।
कि क्या आपने सर्विस के लिए दिया, पेमेंट गेटवे के लिए दिया, किसके लिए दिया, कैरेक्टराइज नहीं कर पाते थे। और दूसरा, डिफिकल्टी इन लोकेटिंग द ट्रांजैक्शन एंड आइडेंटिफाइंग टैक्स पेयर फॉर दिस पर्पज। ना तो हम ट्रांजैक्शन कहां से हो रहा है वो लोकेट कर पाते थे और ना ही टैक्स पेयर आइडेंटिफाई कर पाते थे। इस कारण से हमको प्रॉब्लम जा रही थी और हमारा बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग हो रहा था। बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग होने की वजह से हमारे जो G20 कंट्रीज मिलकर के उन्होंने ओईसीडी फॉर्म किया था, उसमें उन्होंने बहुत सारे एक्शन प्लान बनाए थे। ओईसीडी ने बहुत सारे एक्शन प्लान बनाए थे, उसमें सबसे पहला एक्शन प्लान 1 था जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला था। अब सर ओईसीडी के रिकमेंडेशन में, एक्शन प्लान में उन्होंने 3 रिकमेंडेशन दिए थे। एक्शन प्लान 1 में सबसे पहला इन्होंने बोला न्यू नेक्सस रूल इन द फॉर्म ऑफ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। कुछ तो भी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस नाम का टेस्ट बनाओ। सर ये टेस्ट के बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 21 जब हम एनआर टैक्सेशन पढ़ेंगे वहां पे पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा इन्होंने बोला कोई विथहोल्डिंग टैक्स बनाओ डिजिटल ट्रांजैक्शन में, डिजिटल ट्रांजैक्शंस में विथहोल्डिंग टैक्स बनाओ। और तीसरा इन्होंने इक्वलाइजेशन लेवी का बोला था। ये किसने बोला था? ओईसीडी ने अपने सारे G20 कंट्रीज को बोला था जरा इसको इंप्लीमेंट करो ना। एंड इंडिया वाज फर्स्ट अमंग्स देम टू इंप्लीमेंट वन थिंग व्हिच वाज इक्वलाइजेशन लेवी। हमने इक्वलाइजेशन लेवी, जिसको हम गूगल टैक्स भी कहते हैं, उसको हमने इंप्लीमेंट कर दिया। सर क्या होता है इक्वलाइजेशन लेवी? मेरी बात एकदम ध्यान से सुनते जाना, मैं आपको पूरा रीड भी करवाऊंगा, पर एट द सेम टाइम आई वांट टू यू टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट एग्जैक्टली आर वी टॉकिंग अबाउट। दोस्तों क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ जी सर। इक्वलाइजेशन लेवी क्या होता है राजा? मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। इक्वलाइजेशन लेवी का मतलब ये होता है कि आप अगर एक इंडियन हो और बाहर वाले को पेमेंट कर रहे हो तो उस पेमेंट पे आपने क्या काट लिया? 6% का लेवी काट लिया। 6% का लेवी काट लिया। सर क्या होता है सुनना, अगर एक इंसान दूसरे इंसान को पेमेंट कर रहा है, ये इंसान कौन है? या तो ये पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है या फिर एक ऐसा नॉन रेसिडेंट है जिसका इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है। वो अगर पेमेंट कर रहा है किसी नॉन रेसिडेंट को जिसका इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, अगर आप पेमेंट कर रहे हो किस चीज के लिए? एडवर्टाइजिंग की सर्विस के लिए या डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेस के लिए आप अगर पेमेंट कर रहे हो ना, तो ये जो भी कंसिडरेशन आप पे कर रहे हो इसमें 6% का लेवी रखना और वो लेवी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा कर देना बाई द 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ये हमारा इक्वलाइजेशन लेवी है 6% का, जो एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज के पेमेंट पे कटता है जब आप एनआर को पेमेंट कर रहे हो। तो दोस्तों लेकिन ये पेमेंट ये कब कटेगा? टीडीएस ये कटेगा तो नॉर्मली, पर इसके 3 एक्सेप्शन है। पहला, अगर ये जो एनआर है ना जिसको पेमेंट मिल रहा है, अगर इसका इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है और ये जो एडवर्टाइजमेंट की सर्विस थी वो इस परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट से कनेक्टेड है, तो पेमेंट इंडिया के अंदर ही हो रहा है, आपका लेवी नहीं कटेगा। दूसरा, अगर जो आपका पेमेंट है ना वो 1 लाख रुपए से कम है, साल में 1 लाख रुपए से कम है, तो हमने बोला फिर लेवी नहीं कटेगा, छोटी मोटी बात नहीं करते। और तीसरा, तुम जो पेमेंट कर रहे हो ना ये तुम्हारे बिजनेस या प्रोफेशन के लिए नहीं है, तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। मतलब टीडीएस तभी कटेगा जब बी टू बी ट्रांजैक्शन हो रहा है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है, तभी ये टीडीएस कटेगा, तभी ये लेवी कटेगा, वरना नहीं कटेगा। सर मैं लेवी बोल टीडीएस बोल दूंगा ना, समझ जाना लेवी है। टीडीएस और लेवी में फर्क होता है जो हमने क्लास में डिस्कस किया था, पर मेरे शब्दों को नहीं भावनाओं को समझना। सर कैसी बातें कर रहे हो? लॉ में ये बात थोड़ी बोल सकते हो शब्दों को नहीं भावनाओं को समझो। ठीक है समझ रहा हूं, उल्टा बोलने की जरूरत नहीं है। इधर सुनो मेरी बात, ध्यान दो दोस्तों। इक्वलाइजेशन लेवी कितना पड़ेगा? 6% ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय एन एनआर फॉर व्हाट? फॉर स्पेसिफिक स्पेसिफाइड सर्विस। और कौन दे रहा है सर? एक पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया दे रहा है जो बिजनेस या प्रोफेशन कर रहा है, या एक एनआर दे रहा है जिसका इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है। अब दोस्तों सवाल यह है, 3 केसेस में आपको आपको लेवी नहीं काटना पड़ेगा। पहला, जिस एनआर को पेमेंट कर रहे हो उसका परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में है एंड सच सर्विस इज इफेक्टिवली कनेक्टेड टू दिस पी। मतलब जो एडवर्टाइजमेंट सर्विस उसने दिया ना वो इसी पी से कनेक्टेड है, उसके बाहर वाले किसी बिजनेस से नहीं, इंडिया वाले पी से कनेक्टेड है, तो आपको लेवी नहीं कटेगा। दूसरा, अगर इसका जो पेमेंट है ना वो 1 लाख रुपए है उससे कम है, एग्जैक्ट 1 लाख भी होगा ना, आपको लेवी नहीं काटना पड़ेगा। सुने ही नहीं तुम, मैं क्या बोला? तुम सुने ही नहीं, मोए मोए हो जाएगा एग्जाम में। सुनो मेरी बात, एग्जैक्ट 1 लाख भी होगा तो लेवी नहीं कटेगा। 1 लाख के ऊपर शगुन का 1 रुपए दे दोगे ना तो पूरा का पूरा लेवी कट जाएगा आपका 6% का। अब दोस्तों उसके बाद मैंने क्या कहा? तीसरा, अगर बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है तो आपका लेवी नहीं कटेगा। अब दोस्तों सवाल यह है, स्पेसिफाइड सर्विस म्हणजे का? स्पेसिफाइड सर्विस में 3 चीजें आती है दोस्तों। पहला तो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, अगर आप ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट का सर्विस ले रहे हो। दूसरा दोस्तों, एनी प्रोविजन ऑफ डिजिटल एडवर्टाइजमेंट स्पेस, अगर आप डिजिटल एडवर्टाइजमेंट स्पेस दे रहे हो, जैसे कि उसने क्या बोला अमेजॉन, अगर आपने एनआर को पेमेंट किया, एनआर ने क्या बोला कि हमारे वहां पे जो रोड्स होते हैं ना, रोड्स में डिजिटल एडवर्टाइजमेंट होता है, वो जगह पे मैं तेरा एड रन कर दूंगा। ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रहा है लेकिन डिजिटल एडवर्टाइजमेंट स्पेस ले रहे हो, तो हमने कहा उसके लिए भी जो पैसा दे रहे हो ना उस पर लेवी काटोगे। और एनी अदर नोटिफाइड सर्विसेज है, एनी अदर नोटिफाइड सर्विस, तो ये सारे सर्विस के लिए आपको क्या लगेगा? 6% का लेवी कटेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? सर ये तो बच्चों वाली बात थी, इक्वलाइजेशन लेवी जो 2016 में आ गया था। सर
इक्वलाइजेशन लेवी ना हमारे इनकम टैक्स एक्ट में नहीं है, वो फाइनेंस एक्ट 2016 में चैप्टर नंबर 8 में लिखा हुआ है। कहां पे लिखा हुआ है? चैप्टर नंबर 8 में लिखा हुआ है। उस फाइनेंस एक्ट 2016 के चैप्टर नंबर 8 का सेक्शन 165 अभी आपने पढ़ा। फिर उसके बाद सर फाइनेंस एक्ट 2020 में एक इन्होंने अमेंडमेंट लाया जिसको हम कहते हैं इक्वलाइजेशन लेवी 2.0। इसमें इन्होंने क्या बोला, अब हम ई कॉमर्स ऑपरेटर पे भी टैक्स लगाएंगे। और ध्यान से सुनना क्या टैक्स लगा रहे हैं सर, देखो रिवीजन है ना, मैं बहुत ज्यादा समझा नहीं पाऊंगा पर कोशिश करूंगा जितना मिनिमल हो सके। अगर ये ई कॉमर्स ऑपरेटर है, इसको पैसा मिल रहा है राजा किससे? सुनना, हमारे इंडिया के पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया से पैसा मिल रहा है, या किसी भी पर्सन से मिल रहा है पैसा जो जिसका आईपी एड्रेस इंडिया में लोकेटेड है। आईपी एड्रेस कहां पे लोकेटेड है? इंडिया में लोकेटेड है। ये ई कॉमर्स ऑपरेटर है। फर्ज करो अली बाबा है, उड़ी बाबा नहीं रे बाबा, अली बाबा है। अली बाबा ने इंडिया में कोई माल बेचा, माल बेचने की वजह से उसको क्या मिला? कंसिडरेशन मिला। तो इस कंसिडरेशन का 2% जो है ना उसको इनकम टैक्स को जमा करना पड़ेगा। 2% जो है टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करना पड़ेगा। ये 2% क्या हो गया? ये 2% लेवी हो गया। जब आपको पैसा किससे मिल रहा है? या तो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया से मिल रहा है, भारतीय इंसान से मिल रहा है, या फिर कोई भी इंसान से मिल रहा है जिसका आईपी एड्रेस इंडिया में है। सर इतना ही नहीं, एक और चीज भी आप इंक्लूड करोगे। अगर आपको पेमेंट मिल रहा है किसी एनआर से, क्यों पेमेंट मिल रहा है पता है? आपने उसको या तो एडवर्टाइजिंग सर्विस दी या फिर आपने उसको डेटा सेल किया। क्या किया? एडवर्टाइजिंग सर्विस दी कि आपने उसको डेटा सेल किया। एडवर्टाइजमेंट सर्विस क्या दी? आपने बोला उस एनआर को कि तू मेरे को पैसा देगा ना तो तेरे प्रोडक्ट का एड में इन लोगों के ऊपर रन करूंगा, तेरे प्रोडक्ट का एड में इन लोगों के ऊपर रन करूंगा। तो तू पैसा तो एनआर से कमा रहा है, लेकिन तेरा टारगेट ऑडियंस अगर इंडियन है तो हमने बोला उस पे भी तेरे को 2% देना पड़ेगा। या दूसरा, तूने ये कंज्यूमर्स का डेटा सेल किया, ये कंज्यूमर का डेटा सेल किया एनआर को, उससे पैसा आ रहा है ना, उस पे भी 2% देना पड़ेगा। सर मैंने आपको इसका इलस्ट्रेशन करवाया था, पर आप समझ रहे हो एक ई कॉमर्स ऑपरेटर को 2% देना पड़ेगा ऑफ द टोटल कंसिडरेशन रिसीव्ड। उसमें सर 2% कंसिडरेशन रिसीव्ड में क्या आएगा? जो पैसा तुमको भारतीय इंसान ने दिया। सर जब इंडियन की बात करो ना, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया की, तो फिर आईपी एड्रेस से फर्क नहीं पड़ता, वो जाके यूएस से भी ऑर्डर करेगा ना, आप उसको इंक्लूड करोगे। दूसरा, सर आप इस इंसान को देखोगे जिसका आईपी एड्रेस इंडिया में है, उससे जो कंसिडरेशन मिला, और एनआर अंडर स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस, ये दो आपका स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस है, ये सारे कंसिडरेशन पे 2% का टैक्स पटा देना। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, सर आपको ई कॉमर्स ऑपरेटर को ये वाला 2% का लेवी नहीं लगेगा। 3 केसेस में, 3 केसेस में ये ई कॉमर्स ऑपरेटर को ये 2% का लेवी नहीं लगेगा। सबसे पहला, सर अगर उसका जो रेलेवेंट टर्नओवर है ना, रेलेवेंट टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, रेलेवेंट टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, 2 करोड़ से कम है। रेलेवेंट टर्नओवर मतलब क्या सर? ये जो आपका रेलेवेंट टर्नओवर आपको दिख रहा है ना, ये एनआर से जो टर्नओवर आया, इन दोनों से जो टर्नओवर आया, ये अगर 2 करोड़ से कम है तो 2% नहीं देना पड़ेगा। दूसरा, अगर किसी भी तरीके से इस ट्रांजैक्शन पे 165 वाला लेवी लग गया है, यानी कि 6% वाला लेवी लग गया है, तो वापस से 2% वाला लेवी नहीं लगेगा। सर ये हमारे क्वेश्चन बैंक का लास्ट क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे ना, उससे आपको इसकी बहुत अच्छी क्लैरिटी आएगी। ये जो सेकंड एक्सेप्शन मैंने दिया आपको, और थर्ड एक्सेप्शन क्या है सर? थर्ड एक्सेप्शन ये है कि अगर ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है ये एनआर है, लेकिन उसका परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में है, और ये वाला बिजनेस जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला, वो इस परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड है। सर अगर वो इस परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड है, तो मेरी बात ध्यान रखना, फिर 165 ए नहीं लगेगा सर, फिर सेक्शन 9(1) लगेगा, जो कहेगा इस इंसान का सारा पैसा तो इंडिया में अक्रूड है, तो उसको इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा, लेवी वगैरह का कोई भी प्रोविजन नहीं आएगा। सर मैं बहुत रॉ बातें कर रहा हूं, बहुत प्रोविजनल बातें कर रहा हूं, मैं आपको ये सब हम लोगों ने 3 घंटे 4 घंटे लगा के क्लास में समझाए। अभी हमको अगर 15 20 25 मिनट में किसी चीज का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिविजन करना है ना, द अंडरलाइंग असम्पशन इज यू नो इट, यू आर जस्ट रीविजिटिंग इट। प्लीज मार्क माई वर्ड वेरी केयरफुली, दीज आर वेरी स्मॉल निटी-ग्रिटीज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। दोस्तों आई सेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, इक्वलाइजेशन लेवी आपका 2% लगेगा ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन एन ई कॉमर्स ऑपरेटर फॉर सर्विस प्रोवाइडेड बाय इट टू पीआरआई और टू अ पर्सन हु बाइज सच ऑब्जेक्ट यूजिंग आईपी एड्रेस इन इंडिया। उसके बाद मैंने कहा कि एनआर इन स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस, एनआर से पैसा मिलेगा उसमें भी 2% भेजना। दो एनआर से कौन सा पैसा सर? अगर उसको एडवर्टाइजमेंट बेचा, सेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट, हु टारगेट्स पीआरआई और हु टारगेट्स पर्सन हुज आईपी एड्रेसेस इन इंडिया। और दूसरा, सेल ऑफ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम पीआरआई और पर्सन हुज आईपी एड्रेसेस इन इंडिया। सर अगर इंडिया वाले लोगों का डेटा बेच के पैसा कमाओगे तो उस पर भी 2% लेवी देना पड़ेगा। सर क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? थोड़ा स्लो कर दूं क्या? तुम बोलोगे तो थोड़ा स्लो कर दूंगा, मैं बोल स्पीड रहा हूं लेकिन मैं 2 2 बार 3 3 बार बोल रहा हूं, तुम बोलोगे तो स्लो कर दूंगा। बोलो स्लो कर दूं क्या? बोलो।
कोई बात नहीं, अश्विता पहुंच जाएगा। अभी यू कैनॉट हैव एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। ऐसा 2 दिन पहले ऑर्डर भी करेंगे सर, हमको बुक्स भी मिल जाना चाहिए। इट्स ओके, इट्स ओके। लाइफ इज ऑलवेज नॉट गोइंग टू फॉल इन प्लेस, एवरीथिंग कैनॉट बी मेरे हिसाब से होना चाहिए। हाँ, चल रहा है क्या जीवन हिसाब से? लग रहा है क्या तुमको? तुमको पिछले 25 साल का, 20 साल का, जितनी भी उम्र के हो एक्सपीरियंस देख लो, लग रहा है तुमको जीवन तुम्हारे हिसाब से चल रहा है? क्यों फालतू उम्मीद करते हो? सुनो मेरी बात, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सुनो मेरी बात दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। इक्वलाइजेशन लेवी शैल नॉट बी चार्ज्ड वेयर, मेरी बात ध्यान से सुनना। इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा कहां पे? इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा अगर आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है उसका पीई है इंडिया में, और वो पीई इफेक्टिवली कनेक्टेड है। पीई इफेक्टिवली कनेक्टेड है, पीई से इफेक्टिवली कनेक्टेड है। दूसरा, 165 के अंदर लेवी लग रहा है। या तीसरा, अगर आपका जो टर्नओवर है फ्रॉम सप्लाई, जिसको मैं रेलेवेंट टर्नओवर बोलता हूं, वो अगर 2 करोड़ से कम है ना, तो आपको ये लेवी काटना, लेवी भरना नहीं पड़ेगा। सर एक बात समझना, जो 165 में जो लेवी कट रहा था ना, वो लेवी लेजिट कट रहा था। मैं तुमको पेमेंट देते देते 6% रोक ले रहा था। पर ये जो 165 ए में लेवी है ना, ये कट नहीं रहा है। मैं तुमको पूरा 100 रुपए दूंगा, 100 रुपए में से तुम बकायदा इज्जत से 2% ले जाके सरकार को जमा कर दोगे। तो दोनों में फर्क है, फर्क है, फर्क है। दोस्तों ये जो लेवी 2% का है, ये 2% का लेवी किस पे कटेगा? कंसिडरेशन पे। कंसिडरेशन मतलब क्या? कंसिडरेशन में सर, कंसिडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल शैल इंक्लूड, इंक्लूड में क्या क्या आ जाएगा? कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स वेदर और नॉट ई कॉमर्स ऑपरेटर इज द ओनर देयर ऑफ। ई कॉमर्स ऑपरेटर उसका मालिक है या नहीं है, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, पर आपका कंसिडरेशन में वो आ जाएगा। वेदर वो सर्विसेज आप खुद दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, वो कंसिडरेशन में आ जाएगा। मतलब सर, लेकिन कंसिडरेशन में 2 चीजें नहीं आएगी। अगर एक ई कॉमर्स ऑपरेटर पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया को माल बेच रहा है, लेकिन किसका माल बेच रहा है? सर वो माल जिसका बेच रहा है ना, वो खुद एक पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है। या माल जिसका बेच रहा है वो एक एनआर है, जिसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है। मतलब इंडिया के आदमी का ही माल, इंडिया के आदमी का ही माल अगर तुम बाहर से घुमा के इंडिया वाले बंदे को भेज रहे हो, सर कैसे? अभी एक बात समझो भैया, रिलायंस रिटेल ने जा करके, एक कंपनी है ग्लोबल शॉप आईएनसी, ग्लोबल शॉप आईएनसी करके एक बाहर की फॉरेन की कंपनी है, वहां पे एक माल लिस्ट किया और तुमने वहां से अगर ऑर्डर कर दिया, तुम कौन हो? इंडिया के लोग हो। तो लॉ ने बोला ये जो पैसा तुमने दिया ना, उस पे हम 2% नहीं मांगेंगे। क्यों? क्योंकि ये पैसा घूम करके इंडिया वाले के पास आने वाले हैं, और इंडिया वाले के पास जब आएगा तो हम उसके हाथ से टैक्स ले लेंगे। तो देखो 2% मत देना, क्योंकि डबल टैक्सेशन हो जाएगा वरना। तो हमने बोला कि जब आप कंसिडरेशन निकालते हो ना, जब आप कंसिडरेशन निकालते हो जिसका 2% आपको जमा करना है, तो उस कंसिडरेशन में 2 चीजें इंक्लूड मत करना। वो गुड्स जिसका मालिक इंडियन है, पीआरआई है, या जिसका मालिक एक एनआर है, जिसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है। सिमिलरली वो सर्विस देने वाला अगर इंडियन है, या एक एनआर है जिसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है, तो उनका टर्नओवर में इंक्लूड मत करना दोस्तों। उसके बाद मैंने क्या कहा? उसके बाद मैंने ये कहा कि भैया जब आप कंसिडरेशन की बात करो ना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, सुन लो दोस्तों। जब आप कंसिडरेशन की बात करो, अगर वो कंसिडरेशन को किसी भी कारण से आपने रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विस मान लिया, उस कंसिडरेशन को किसी भी कारण से अगर आपने रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विस मान लिया, मैंने अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर को पैसा दिया, और वो ई कॉमर्स ऑपरेटर को जो मैंने पैसा दिया ना, उसको आपने फीस फॉर टेक्निकल सर्विस मान लिया है। क्यों सर? क्योंकि मेरा और यूएस, इंडिया का और यूएस का एक अग्रीमेंट था, जिसको हम कहते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। उसमें लिखा है कि मैं अगर इस तरह का पेमेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर को करूंगा, तो वो फीस फॉर टेक्निकल सर्विस मान लिया जाएगा। तो अगर एफटीएस मान लिया गया है ना, उसका ट्रीटमेंट अलग है, आप उस पर 2% लेवी नहीं दोगे। सिमिलरली रॉयल्टी मान लिया गया है, उसका ट्रीटमेंट अलग है, आप उस पर 2% रॉयल्टी नहीं दोगे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। उसके बाद दोस्तों, ई कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? ई कॉमर्स ऑपरेटर एक एनआर जो ओन ऑपरेट या मैनेज करते हैं डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स और ऑनलाइन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। और बोथ, आप ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज करते हो, तो उस केस में हमने क्या कहा? ई कॉमर्स ऑपरेटर कह दिया। सर यहां तक आपका की प्रोविजन था। अब फालतू कंप्लाइंस से शुरू होते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। सर कंप्लाइंसेस में क्या क्या आता है? सबसे पहला हम बात करते हैं आपके स्पेसिफाइड सर्विसेज के, आपके टैक्सेशन के बारे में। सर जो कीवर्ड्स हाईलाइट करा रहा हूं बस उतना ही पढ़ना। सर टैक्स कब तक जमा करना है? जो लेवी काट लिया वो लेवी कब तक जमा करना है? 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक, 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक जमा करना है। अब दोस्तों जब आप लेवी निकालोगे, इंटरेस्ट, पेनल्टी या कोई भी रिफंड निकालोगे ना, वो सारी चीजों को 10 के मल्टीपल पे राउंड ऑफ कर देना, प्लीज उसको राउंड ऑफ कर देना। आप मान लो सर, अगर मैंने लेवी डिडक्ट नहीं किया, आपको 100 रुपए दे रहा था, उसमें से 6 रुपए रोकना चाहिए था, मैंने नहीं रोका, तो लॉ ने बोला कोई बात नहीं, फिर भी तेरे को वो 6 रुपया अपने जेब से तो सरकार को जमा करना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू एनीवे मेक द पेमेंट बिफोर 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। सर मार्च के केस में कोई एक्सेप्शन नहीं है, इन्होंने 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ ही रखा, हर महीने का सेम रहेगा। अब दोस्तों उसके बाद इन्होंने क्या कहा? जब आप ई कॉमर्स ऑपरेटर की बात करो, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए अलग है। इन्होंने बोला ई कॉमर्स ऑपरेटर में पैसा कटता तो नहीं है, तो हमने बोला तू क्वार्टरली दे देना भाई, 2-2%। क्वार्टरली कब? यानी कि 30 जून का, 7 जुलाई को, 7 अक्टूबर को, 7 जनवरी
जनवरी को, बस मार्च का इन्होंने बहुत टेढ़ा प्रोविजन बनाया है। जो जनवरी से मार्च वाला क्वार्टर है, उन्होंने बोला क्वार्टर के खत्म होते ही तू टीडीएस का पेमेंट कर देना 31 मार्च तक, उससे ज्यादा वेट मत करना। अब दोस्तों एक बात ध्यान से सुन लेना मेरी, कि 166 में जब आप टीडीएस का पेमेंट करते हो, पेमेंट कौन कर रहा है? जो सर्विस रिसिपिएंट है। मैंने अगर गूगल से सर्विस ली, एडवर्टाइजमेंट की, तो मैंने गूगल को 100 रुपए दिया, 100 रुपए में मैंने 6 रुपए काटा और मैंने सरकार को जमा कर दिया। पर जब 166 ए में आओगे आप, तो देखोगे ई कॉमर्स ऑपरेटर जमा कर रहा है। 166 ए में आप देखोगे ई कॉमर्स ऑपरेटर जमा कर रहा है, क्योंकि मैंने तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को पूरा पैसा दिया, और जाके 2% जमा करेगा सरकार के पास। क्या आपको मेरी बात समझ में आई सर? हाँ। उसके बाद दोस्तों आपको ना, जो भी वो पेमेंट कर रहा है ना टीडीएस का, जो भी पेमेंट कर रहा है, उसको एक स्टेटमेंट जमा करना पड़ेगा इनकम टैक्स ऑफिसर के पास, असेसिंग ऑफिसर के पास। सर स्टेटमेंट जाएगा फॉर्म नंबर 1 में। फॉर्म नंबर 1 में जाएगा, उसमें आप क्या बताओगे? जो भी आपने इक्वलाइजेशन लेवी लगाया है ना, उसका पूरा इंफॉर्मेशन दोगे। और ये कब तक जाएगा? 30 जून के पहले पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है सर, आपका हर फाइनेंशियल ईयर का 30 जून के पहले पहले जाएगा। उसको ऑथराइज करोगे क्या? हाँ सर, आप उसमें अपना या तो डिजिटल सिग्नेचर लगा देना, या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कर लेना। या तो डिजिटल सिग्नेचर लगा देना या इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कर लेना। बट दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा? आपको ये स्टेटमेंट देना ही पड़ेगा। और एक भी स्टेटमेंट दे दिया, आने वाले 2 साल तक उसको रिवाइज कर सकते हो। मान लो कोई गलती होगी, तो जिस साल स्टेटमेंट फाइल किया, उस साल के एंड से लेके 2 साल तक आप इसको रिवाइज कर सकते हो। पर मान लो स्टेटमेंट दिया ही नहीं, तो भैया असेसिंग ऑफिसर आपको नोटिस भेज सकता है। और असेसिंग ऑफिसर अगर नोटिस देगा ना, तो 30 दिन के अंदर आपको ये स्टेटमेंट जमा करना पड़ेगा असेसिंग ऑफिसर को। और साथ ही साथ फेलियर अगर हो गया है, तो फेलियर टू फर्निश स्टेटमेंट में 100 रुपए पर दिन का लगेगा। हर दिन का 100 रुपए का आपको पेनल्टी लगेगा। सोचो ना, ई कॉमर्स जैसे बड़े इंसान को 100 रुपए का पेनल्टी लगा रहे हो दिन का, वो फेंक के जाएगा, बोलेगा उठाता भी नहीं मैं इतना सारा चिल्लर। सर समझे क्या मेरी बात? डिड यू अंडरस्टैंड? सर ये जो मैंने बोला, ये मैंने सही बोला मिशाल? ये देखो, मैं ये वाले 166 और ये 166 एक ही बात कर रहा था, ठीक है? समझे क्या? 166 में जो टीडीएस भर रहा है, मैंने जो बोला है 166 में जो लेवी भर रहे हैं मिशाल, 165 में भी वही है, 166 में भी वही है। समझे? आगे बढ़ो दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनो सर। आगे बढ़ते हैं सर। आपने जो स्टेटमेंट फाइल किया, स्टेटमेंट कब फाइल किया राजा? ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 30 जून तक तुमने स्टेटमेंट फाइल किया। अब ये जो 30 जून को तुमने स्टेटमेंट फाइल किया ना, इसका प्रोसेसिंग होगा, जैसे आपका आईटीआर प्रोसेस होता है ना, उसका 1% प्रोसेसिंग इसका होगा। इसमें सिर्फ अरिथमेटिकल एरर्स निकाले जाएंगे। अगर अरिथमेटिकल एरर्स निकले, तो उसके वजह से आप इंटरेस्ट रिकैलकुलेट करोगे। और इंटरेस्ट रिकैलकुलेट करोगे, तो उसके बाद मान लो कुछ पेबल आ सकता है, या मान लो कुछ रिफंड आ सकता है। सर अगर रिफंड आ गया, तो आप इंस्टेंटली ग्रांट कर दोगे। पर अगर कोई अमाउंट पेबल आ गया ना राजा, तो आप इंटीमेशन निकालोगे। क्या निकालोगे राजा? आप इंटीमेशन निकालोगे। इंटीमेशन निकालोगे किसको? आप असेसी को इंटीमेशन दोगे कि भैया पेबल अमाउंट आ रहा है, तू पे कर दे। दिस इंटीमेशन विल एक्ट एज अ डिमांड नोटिस। दिस विल बी नथिंग बट अ डिमांड नोटिस। और आपको इस इंटीमेशन के समय के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। आपको इस इंटीमेशन के रिसीट होते ही जो भी आपका पेबल अमाउंट आ रहा है, वो पेमेंट करना पड़ेगा। पर सर सोचो, ये जो इंटीमेशन दिया, ये कब तक दे सकते हो बेटा? जिस साल तुम्हारा स्टेटमेंट फाइल हुआ है ना 30 जून को, उस साल के एंड से लेकर के 1 ईयर के अंदर आपको ये इंटीमेशन देना पड़ेगा। मतलब आपका फाइनेंशियल ईयर अगर 23-24 है, तो उसका स्टेटमेंट कब फाइल करोगे? 30 जून 24 को। वो साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 25 को। उससे लेके एक साल, यानी कि 31 मार्च 2026 तक आप ये इंटीमेशन दे सकते हो। इंटीमेशन शैल बी इशूड आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच स्टेटमेंट इज फर्निश्ड। और ये इंटीमेशन डिमांड नोटिस की तरह काम करेगा। उसके बाद दोस्तों इन्होंने लिखा है, वेयर अ लेवी इंटरेस्ट और पेनल्टी इज पेबल ड्यू टू ऑर्डर पास्ड बाय द एओ, एओ शैल सर्व अ डिमांड नोटिस इन द फॉर्म नंबर 2। आप डिमांड नोटिस अगर अलग से भेज रहे हो, तो आप फॉर्म नंबर 2 में भेजोगे, वरना वो इंटीमेशन ही डिमांड नोटिस का काम चल जाएगा। दोस्तों मान लो इंटीमेशन में आपको 1 लाख रुपया मांगना था, आपने गलती से 10 लाख रुपया मांग लिया, तो सर ये जो इंटीमेशन में जो मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, इसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। कौन रेक्टिफाई करेगा? या तो जिसने असेसिंग ऑफिसर, जिसने ऑर्डर दिया, वो खुद, या फिर अगर उसके नोटिस में लाया गया, किसने नोटिस में लाया सर? या तो वो स्पेसिफाइड सर्विस रिसिपिएंट जो है, या ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है, उसने नोटिस में लाया। तो जो भी नोटिस में लाएगा, उसके बाद आप मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड को रेक्टिफाई कर सकते हो। सर कब तक रेक्टिफाई करोगे? विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच इंटीमेशन वाज इशूड। जब मैंने इंटीमेशन इशू किया ना, उसके साल का वेट करो एंड होने का। उसके एंड होने के बाद 1 साल के अंदर कभी भी रेक्टिफिकेशन हो सकता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। लेकिन रेक्टिफिकेशन की वजह से अगर कभी भी लाइबिलिटी बढ़ रही है, या रिफंड का अमाउंट कम हो रहा है ना, तो आपको सामने वाले को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। क्या मेरी बात सुन पा रहे हो? सुन पा रहे हो? सुन पा रहे हो? सुन पा रहे हो? सुन पा रहे हो कि नहीं सर? यस। उसके बाद दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पेनल्टी है इंटरेस्ट। दोस्तों इंटरेस्ट और पेनल्टी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एक बार इसका क्वेश्चन आया है, ध्यान से सुन लो, वापस से रिपीट हो सकता है। सर आप इंटरेस्ट कितना दोगे पता है? अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया सरकार को टैक्स पे करने में,
टीडीएस पे लेवी पे करने में, तो दोस्तों आपको 1% पर मंथ, और पार्ट देर ऑफ, पार्ट का भी कितना लगता है 1%, पार्ट का भी कितना लगता है 1%, 1% का आपको सिंपल इंटरेस्ट जो है वो देना पड़ेगा 1% पर मंथ और पार्ट देर ऑफ। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यू विल हैव टू पे 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। अगर आप सेक्शन 170 की बात करो, सर ये 1% और पर मंथ कब से शुरू होगा? मान लो अगर जून का पेमेंट था, जून का लेवी था, कब तक पे करना चाहिए था आपको? 7 जुलाई तक पे करना चाहिए था। पर अगर मान लो आपने 10 अगस्त को पे किया, तो मेरे को बताओ कितना पेनल्टी, कितना इंटरेस्ट लगेगा, कितने महीनों का इंटरेस्ट लगेगा? 2 महीने का। 7 जुलाई से लेकर के 7 अगस्त एक महीना हो गया, और 7 अगस्त के बाद 8, 9, 10, 10 अगस्त चला गया ना, 3 दिन को भी हम क्या मानेंगे? एक महीना। और एक महीने का आपको इंटरेस्ट लग जाएगा 1% का। अब दोस्तों ये तो इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट तो मैंडेटरी है, पर सर उसके बाद पेनल्टी भी लग सकता है, पर पेनल्टी कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। पेनल्टी लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। पहले तो ये बताओ लगेगा कितना दोस्तों? अगर आपने पेनल्टी डिडक्ट ही नहीं किया, सॉरी आपने अगर लेवी डिडक्ट ही नहीं किया, तो भैया आपको पेनल्टी लगेगा अप टू द अमाउंट ऑफ लेवी फेल्ड टू बी डिडक्टेड। जितना लेवी नहीं काटा उतना तक का पेनल्टी लग सकता है। सर सिमिलरली 166A में आपने डिडक्ट तो कर दिया था, ई कॉमर्स ऑपरेटर में तो डिडक्ट ही नहीं होता। आपने अगर लेवी पे ही नहीं किया, तो जितना अमाउंट आपने पे नहीं किया उतना आपको पेनल्टी लग जाएगा। पर दोस्तों अगर आपने लेवी डिडक्ट कर दिया था 166 165 में, पर आपने उसको पे नहीं किया, आपने पैसा अपने पास रख लिया, तो हमने बोला जल्दी जल्दी भर देना, सब कुछ ठीक है, तू बस पैसा नहीं भर रहे, जल्दी जल्दी भर देना, हम तेरे से दिन का 1,000 रुपए लेंगे, दिन का 1,000 रुपए लेंगे, पर मैक्सिमम कितना लेंगे? जितना लेवी तूने पे नहीं किया उतना मैक्सिमम लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। दिन का 1,000 रुपया अप टू अ मैक्सिमम ऑफ द अमाउंट विच इज नॉट पेड, विच इज डिडक्टेड बट नॉट पेड। मतलब जनरली कितना लगेगा सर? जितना डिफॉल्ट हुआ उतना लग जाएगा, पर अगर डिडक्ट कर लिया लेकिन पे नहीं किया, तो दिन का 1,000 रुपया लगेगा। समझे क्या? आएगा सर, एग्जाम में आएगा आएगा, लेकिन सर पेनल्टी मैंडेटरी नहीं है, पेनल्टी नहीं लगेगा अगर असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फाई कर दो आप। असेसिंग ऑफिसर का सेटिस्फैक्शन जरूरी है, वो सेटिस्फाइड तो दुनिया खुश। सर असेसिंग ऑफिसर का सेटिस्फैक्शन मतलब ए क्या सेटिस्फाइड? तुम उसको रीजनेबल कॉज दोगे कि सर गलती हो गई, हम जानबूझ करके नहीं किए, गलती हो गई, आप उसको रीजनेबल कॉज दोगे। अगर वो आपकी रीजनेबल कॉज से सेटिस्फाइड है, तो उस केस में वो आप पे पेनल्टी नहीं लगाएगा। बट इन एनी केस आपको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगा, आपको इन एनी केस रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगा। लेकिन मान लो सर फिर भी असेसिंग ऑफिसर ने पेनल्टी लगा दी, तो क्या? तो आपके पास ऑप्शन है 30 दिन के अंदर मम्मी 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 करते हुए किसके पास चले जाओ? सीआईटी अपील्स के पास। किसके पास? सीआईटी अपील्स के पास चले जाओ 30 दिन के अंदर। सर आपको फॉर्म नंबर 3 लेके जाना पड़ेगा और 1,000 रुपए लेके जाना पड़ेगा। अब सर सीआईटी अपील्स ने ऑर्डर दे दिया, उससे या तो आप अग्रीव्ड हो गए या फिर असेसिंग ऑफिसर अग्रीव्ड हो गया। इन एनी केस अपील जाएगा आईटैट के पास, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, और कितने दिन के अंदर? 60 डेज के अंदर, और वापस 1,000 रुपए दे देना और फॉर्म नंबर 4 में अपील फाइल कर देना। सर क्या आपको मेरी बात समझ में आई? हाँ जी सर। उसके बाद 176 कहता है पनिशमेंट फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। अगर एक पर्सन फॉल्स स्टेटमेंट करता है इन एनी वेरिफिकेशन अंडर दिस चैप्टर, आपका कोई वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें आपने फॉल्स स्टेटमेंट दिया, या फिर डिलीवर्स अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स। सर यहां पे जो स्टेटमेंट की बात हो रही है ना, ये आपके 167 वाले स्टेटमेंट की बात हो रही है। जो आपने स्टेटमेंट दिया 30 जून का, वो आपने गलत दिया, या फिर आपने वेरिफिकेशन जब आपका हो रहा था उस वेरिफिकेशन में आपने कोई झूठी चीज बोली। दोनों अलग अलग चीजें हैं सर, एक तो स्टेटमेंट में झूठ बोला और एक वेरिफिकेशन के वक्त झूठ बोला, तो आपको जेल लग जाएगा 3 साल तक का, और एंड फाइन लग जाएगा। फाइन का कोई लिमिट ही नहीं है सर। और ये ऑफेंस जो है ये नॉन कॉग्निजेबल होता है सर, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। उसके बाद दोस्तों कोई रेलिवेंट कोई खास बात नहीं है, एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, मेरी बात सुन लो। अगर गूगल है, गूगल को मैंने 100 रुपए का पेमेंट किया और उस पर 6 रुपए का मैंने इक्वलाइजेशन लेवी काट लिया, 6% का इक्वलाइजेशन लेवी काट लिया, तो जो बचा हुआ पैसा है ना, अब गूगल के पे हाथ पे कोई टैक्स नहीं लगने वाला। इफ द लेवी हैज बीन प्रॉपर्ली डिडक्टेड देन सच इनकम इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ सच पर्सन। तो गूगल के हाथ में वो इनकम आगे एग्जेम्प्ट हो जाएगा। वो एग्जेम्पशन कहां पे लिखा है सर? 10 क्लॉज 50 में क्या लिखा है? इनकम अराइजिंग फ्रॉम स्पेसिफाइड सर्विस और ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विस एंड चार्जेबल टू इक्वलाइजेशन लेवी। जिस भी इनकम पे आपने इक्वलाइजेशन लेवी भर दिया है ना, इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट। उसके हाथ में और कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये नहीं बोलेंगे कि अब तू नॉर्मल रिटर्न भर, स्लैब के हिसाब से टैक्स दे, घंटे, और कोई टैक्स नहीं लगेगा इस पर्टिकुलर इनकम पे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैंने क्या कहा? सेक्शन 40 है आईपी, आपने पढ़ा है कि इक्वलाइजेशन लेवी बराबर डिडक्ट कर लेना। नहीं डिडक्ट करोगे या फिर डिडक्ट करने के बाद 139(1) की ड्यू डेट तक अगर पे नहीं करोगे लेवी का अमाउंट, तो आपका पूरा 100% एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा, और जिस साल पे करोगे उस साल आपको अलाउ हो जाएगा। 139(1) की ड्यू डेट के पहले जमा कर देना है। सर मैं आपको इंपॉर्टेंटली बता दूं कि ये जो 40A 1A का डिडक्शन है, जिससे 1A का 1B का डिसअलाउंस है, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड सर्विस के केस में, ई कॉमर्स ऑपरेटर के केस में नहीं है।
क्योंकि सर आप लेवी डिडक्ट तो सिर्फ स्पेसिफाइड सर्विस में करते हो, आप उसको ई कॉमर्स ऑपरेटर में डिडक्ट कुछ भी नहीं करते। आपके पे करने के बाद आपको ई कॉमर्स ऑपरेटर जाके लेवी पे करता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? स्पेसिफाइड सर्विसेज के लिए। उसके बाद दोस्तों 194 ओ क्या कहता है? 194 ओ कहता है कि आप अगर एक ई कॉमर्स ऑपरेटर हो, ध्यान से सुनना, ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर कोई माल बेचा किसी बायर को और बायर से पैसा लेने के बाद वो पैसा ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को दे रहा है, तो वो पैसा जब आप ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को दे रहे हो तो आप 2% ऑफ ग्रॉस अमाउंट जो है इतना टीडीएस काट लोगे। अब लेवी खत्म हो गया सर, 194 ओ है वो टीडीएस की बात करता है कि आप इतना 2% ऑफ ग्रॉस अमाउंट जो है उसका टीडीएस काट लोगे। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, 2% कौन काटेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर काटेगा और काट करके सरकार को जमा कर देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसके वजह से क्या होगा? ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट के हाथ में जो कैश फ्लो आता है वो कम हो जाएगा और 2% ग्रॉस अमाउंट का है, नेट का नहीं। मतलब अगर मैंने अमेजोन से वन प्लस का फोन खरीदा, 50,000 में फोन खरीदा, अमेजोन का उसमें 5,000 का कमीशन है और वन प्लस को 45,000 देगा, तब भी 2% जो है ना वो 50,000 का कटेगा, ना कि 45,000 रुपीज का। लेकिन सर अगर ये ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट जो है ना उसका साल का टर्नओवर अमेजोन से साल का टर्नओवर 5 लाख रुपए से कम है और वो अमेजोन को अगर क्या दे दे रहा है? अपना पैन कार्ड जमा कर दे रहा है, तो फिर ये टीडीएस नहीं कटेगा सर। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम टीडीएस का चैप्टर पढ़ेंगे। पर क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ये क्या हो गया सर? ये आपके 194 ओ का प्रोविजन हो गया। लास्ट में दोस्तों मैंने समरी बना रखा है आपके इक्वलाइजेशन लेवी का और टीडीएस का। 165 और 166 लेवी है और 194 ओ जो है वो टीडीएस है। आप देखोगे तो यहाँ पे 6% है, यहाँ पे 2% है, यहाँ पे 1% है। मैंने यहाँ पे 2% बोल दिया, आपका टीडीएस कितना कटता है? यहाँ पे जो टीडीएस कटता है वो 1% का कटता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? सर यहाँ पे जो टीडीएस करता है वो 1% का करता है, मैंने 2 बोल दिया गलती से। क्या करता है सर? 1% का करता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़े सर। ओके, दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनो। बात करते हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट के बारे में। बहुत बेसिक है सर, कोई भी रॉकेट साइंस वाला प्रोविजन नहीं है। आपको सिर्फ ये समझना है पहले वर्चुअल डिजिटल एसेट होता क्या है, और वर्चुअल डिजिटल एसेट क्या होता है समझने के बाद आपको समझना है उसमें टैक्स का इंप्लीकेशन क्या आया है और टीडीएस का इंप्लीकेशन क्या आया है। सबसे पहले समझो वर्चुअल डिजिटल एसेट क्या होता है। वर्चुअल डिजिटल एसेट में 3 चीजें आती है और 3 चीजें नहीं आती है। सर 3 चीजें क्या आती है? सबसे पहले इन्होंने बोला एनी इंफॉर्मेशन कोड नंबर और टोकन। कोई भी इंफॉर्मेशन कोड नंबर या टोकन हो गया जो क्रिप्टोग्राफिक मीन से जनरेटेड है, जिसका डिजिटल वैल्यू है विद प्रॉमिस ऑफ हैविंग एन इनहेरेंट वैल्यू। सर एक तो क्रिप्टोग्राफिक मींस मतलब जैसे बिटकॉइन जो है वो माइनिंग से जनरेट होता है, तो क्रिप्टोग्राफिक मींस हो गया हैविंग अ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू एक्सचेंज। मतलब आप बोल रहे हो हम इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, इसकी एक वैल्यू है और उसकी खुद की एक इनहेरेंट वैल्यू है, ऐसा आप प्रॉमिस कर रहे हो। और इसको आप क्या कर सकते हो? ये एक स्टोर ऑफ वैल्यू है। जैसे गोल्ड एक स्टोर ऑफ वैल्यू होता है ना, वैसे ही हम बोल रहे हैं ये डिजिटल, ये भी जो है ना एक स्टोर ऑफ वैल्यू है, जिसको आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए किसी के लिए भी यूज कर सकते हो। आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो या ट्रेड कर सकते हो। ये सारे कंडीशंस अगर मीट होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? वर्चुअल डिजिटल एसेट। इसको हम क्या कहते हैं? वर्चुअल डिजिटल एसेट। दूसरा केस सर, अगर आप कोई नॉन फंजिबल टोकन की बात करो तो वो भी वर्चुअल डिजिटल एसेट है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर कोई ऐसा टोकन है जिसको ट्रांसफर करने से उसका जो अंडरलाइन टेंजिबल एसेट है ना वो भी ट्रांसफर हो जाता है, और ये जो ट्रांसफर आपने किया ये लीगली एनफोर्सेबल है, तो हमने हमने बोला फिर उस एनएफटी को हम डिजिटल वर्चुअल डिजिटल एसेट नहीं बोलेंगे। हमने क्या कहा? वैसे तो एनएफटी वर्चुअल डिजिटल एसेट है, पर एनएफटी के ट्रांसफर करने से जो अंडरलाइन टेंजिबल एसेट है वो भी ट्रांसफर हो जाता है, तो हम उसको वर्चुअल डिजिटल एसेट नहीं बोलेंगे। और तीसरा, कोई भी और डिजिटल एसेट जो नोटिफाइड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो तीनों चीजें क्या हो जाएगी? आपकी वर्चुअल डिजिटल एसेट हो जाएगी। दोस्तों इन्होंने इंक्लूड तो नहीं, पर इन्होंने कुछ चीजों को एक्सक्लूड कर रखा है। क्या एक्सक्लूड कर रखा है दोस्तों? इन्होंने बोला जो गिफ्ट वाउचर्स होते हैं, जो आपके माइलेज पॉइंट्स, रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं, और जो आपके सब्सक्रिप्शंस टू वेबसाइट्स होते हैं, ये तीनों आपके वर्चुअल डिजिटल एसेट नहीं है। पहला क्या है दोस्तों? पहला गिफ्ट कार्ड और वाउचर हो गया, दूसरा आपका माइलेज पॉइंट्स और रिवॉर्ड पॉइंट्स हो गया, और तीसरा आपका सब्सक्रिप्शन टू वेबसाइट और प्लेटफॉर्म्स हो गए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सर पहला बहुत बड़ा वाला डेफिनेशन हो गया जिसमें कीवर्ड्स क्या है? इंफॉर्मेशन कोड नंबर टोकन है, जो क्रिप्टोग्राफिक मीन से जनरेट होता है, जहां पे आपका डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू है, उसकी एक इनहेरेंट वैल्यू है और एक वो स्टोर ऑफ वैल्यू है, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। और उसको आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए भी यूज कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज कर सकते हो, ट्रांसफर, एक्सचेंज, ट्रेड कर सकते हो। तो ये एक वर्चुअल डिजिटल एसेट हो गया। क्या आपको ये विस्तार में दिया हुआ डेफिनेशन समझ में आया राजा? अरे हाँ कि नहीं सर? उसके बाद सर एक बार आपने डिसाइड कर लिया वर्चुअल डिजिटल एसेट है, तो अब क्या? अब दोस्तों जो भी उससे इनकम होगी ना उस पर 30% का टैक्स लगेगा। 5 पॉइंट धड़ाधड़ बोलूंगा, ये 5 पॉइंट में क्वेश्चन आएंगे और किसी पे नहीं आएगा। कोई भी बिजनेस लॉस वर्चुअल डिजिटल एसेट के गेन के सामने एडजस्ट नहीं हो सकता। वर्चुअल डिजिटल एसेट का लॉस किसी भी गेन के सामने एडजस्ट नहीं हो सकता, इंक्लूडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट का गेन। क्या बोला मैंने? कोई भी लॉस वर्चुअल डिजिटल एसेट की गेन के सामने एडजस्ट नहीं हो सकता।
वर्चुअल डिजिटल एसेट का लॉस किसी भी गेन के सामने एडजस्ट नहीं हो सकता, वर्चुअल डिजिटल एसेट गेन के सामने भी एडजस्ट नहीं हो सकता। मतलब ये लोग चल रहे तू तेरा मैं मेरा, टीटीएमएम। उसके बाद दोस्तों ये जो वर्चुअल डिजिटल का लॉस है, ये इसको आप कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते, इसको आप कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। और सुनना, वर्चुअल डिजिटल गेन में ना आपको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, और जो भी इनकम हुआ है उस पर 30% का फ्लैट टैक्स रेट लग जाएगा। लगभग वैसे ही प्रोविजन है जैसा कैजुअल विनिंग इनकम का था, जैसा आपका कैजुअल विनिंग इनकम का था, वैसा ही प्रोविजन है। अब दोस्तों एक बात याद रखना, कभी भी अगर आप ट्रांसफर करोगे ना तो आपका 247 अप्लाई हो जाएगा, ट्रांसफर मान लिया जाएगा, और जनरली वर्चुअल डिजिटल एसेट जो है कैप्स गेन में जाके टैक्सेबल हो जाएगा, कैपिटल गेन में। लेकिन अगर एज अ रेगुलर ट्रेड में यूज कर रहे हो ना, एज अ स्टॉक इन ट्रेड यूज कर रहे हो, तो फिर वो कहां चला जाएगा, पीजीबीपी में चला जाएगा। अब दोस्तों उसके बाद मेरी बात सुनो, वर्चुअल डिजिटल एसेट अगर मैंने आपको बिटकॉइंस दे दिए थोड़े से, क्या आपके हाथ में गिफ्ट लगेगा? देखो दोस्तों, अगर मैंने बिटकॉइंस गिफ्ट दे दिया ना आपको, तो 56 टू 10 अट्रैक्ट हो जाएगा, जो कहता है अगर कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी मिल रहा है जिसकी वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है तो गिफ्ट टैक्स लग जाता है, और वो पूरा का पूरा अमाउंट गिफ्ट अंडर आईएफओएस टैक्सेबल हो जाता है। पर दोस्तों क्या वर्चुअल डिजिटल एसेट एक प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में उन्होंने क्लियरली लिखा है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट एक प्रॉपर्टी है। तो अगर आप उसको विदाउट कंसिडरेशन लोगे या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन लोगे और 50,000 से ज्यादा का आपका फायदा होगा ना, तो आपके हाथ में गिफ्ट लग जाएगा। ये हमने जब गिफ्ट टैक्स पढ़ा था तब हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, समझे क्या सर? और लास्ट प्रोविजन आता है आपका 194S, जो कहता है वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर पे टीडीएस कटेगा। सर टीडीएस कैसे कटेगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, इधर देखो दोस्तों। अगर ये सेलर है, इस सेलर ने वर्चुअल डिजिटल एसेट बेचा, किसको? बायर को बेचा, और बायर ने क्या दिया बदले में? कंसिडरेशन दिया। तो भैया ये जो कंसिडरेशन है ना, इसका 1% आप टीडीएस काटोगे। कितना राजा? 1% टीडीएस एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। अब दोस्तों एक बात समझना, बायर टीडीएस कब काटेगा? जब कंसिडरेशन कैश में है। कंसिडरेशन अगर काइंड में है, या फिर आप कैश थोड़ा सा काइंड में दे रहे हो, थोड़ा सा कैश में दे रहे हो, लेकिन कैश सफिशिएंट नहीं है टीडीएस काटने के लिए, तो आप क्या करोगे? आप सेलर को बोलोगे जा तू टीडीएस भर के आ, और जब वो टीडीएस भर के आ जाएगा, जब वो टीडीएस भर के आ जाएगी, तभी आप ये कंसिडरेशन रिलीज करोगे। जो इन काइंड वाला कंसिडरेशन है ना, तभी रिलीज करोगे। सर कब? जब वो सामने वाला टीडीएस भर के आ जाएगा। अगर कैश में है तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब है? जब इन काइंड है, या पार्टली इन काइंड है, पार्टली इन कैश है, और वो जो कैश वाला कंपोनेंट है ना, वो टीडीएस कवर करने के लिए नहीं है सफिशिएंट, तो आप सामने वाले को बोलोगे जाके टीडीएस भर के आ, और फिर ही मैं तेरा कंसिडरेशन रिलीज करूंगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। लेकिन ये टीडीएस काटने वाला इंसान कौन है? ये बायर है। लेकिन सर टीडीएस कब काटेगा पता है? जब टीडीएस जो कंसिडरेशन का अमाउंट है ना, वो एक लिमिट से ज्यादा है। सर लिमिट क्या है? लिमिट है या तो 10,000 रुपए या तो 50,000 रुपए, दोनों अलग अलग है। 10,000 किसके लिए है? या अदर पर्सन के लिए है। 50,000 किसके लिए है? स्पेसिफाइड पर्सन के लिए। सर स्पेसिफाइड पर्सन मतलब क्या हो गए दोस्तों? छोटे छोटे इंडिविजुअल और एचयूएफ। छोटे छोटे इंडिविजुअल एचयूएफ मतलब क्या? वो इंडिविजुअल या एचयूएफ हो गए जिनका ना तो पीजीबीपी इनकम है, या फिर अगर पीजीबीपी इनकम है भी तो उनका बिजनेस में टर्नओवर 1 करोड़ से कम है और प्रोफेशन में टर्नओवर 50 लाख से कम है। तो ऐसे स्पेसिफाइड पर्सन है ना, मतलब छोटे छोटे लोग हैं, 50,000 से ज्यादा का कंसिडरेशन देंगे ना, तभी जाके उनको टीडीएस रखना पड़ेगा, वरना उनको टीडीएस नहीं काटना पड़ेगा। और इनके अलावा कोई भी और है, इनके अलावा कोई और मतलब कोई इंडिविजुअल जिसका बिजनेस में 2 करोड़ का टर्नओवर है, प्रोफेशन में 60 लाख रुपए का टर्नओवर है, कोई कंपनी है, कोई फर्म है, इन सब के लिए 10,000 की लिमिट है, उनको 10,000 में टीडीएस काटना पड़ेगा। अब दोस्तों अनोखी बात यह है, यहां पे टीडीएस काटने के लिए टैन नंबर की जरूरत ही नहीं है, नंबर की जरूरत ही नहीं है, बिना टैन नंबर के भी आप टीडीएस काट सकते हो। ऐसा बहुत रेयर सेक्शंस में दिया होता है। अब दोस्तों उसके बाद मैंने क्या कहा? उसके बाद मैंने कहा कुछ दो सेक्शन है, 194 और ओ और 194 क्यू। इसकी क्यूमुलेटिव चर्चा हम तब करेंगे जब हम टीडीएस वाला चैप्टर पढ़ेंगे। पर सर सीबीडीटी ने अपने गाइडलाइंस में कुछ 3 बातें कही है जो आपको जानना जरूरी है। सबसे पहला, कभी कभी क्या होता है सर, वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांजैक्शन में एक बीच में एक एक्सचेंज भी इन्वॉल्व होते हैं। एक सेलर है जिसने एक्सचेंज को दिया, एक्सचेंज ने बायर को दिया। बायर जब पैसा दे रहा है एक्सचेंज को तब वो टीडीएस नहीं काटेगा, पर जब एक्सचेंज पैसा दे रहा है सेलर को तब वो टीडीएस काटेगा। मतलब टीडीएस काटने का बर्डन एक्सचेंज पे है। सिमिलरली सर कभी कभी क्या होता है, सेलर जो है ब्रोकर को देता है, ब्रोकर एक्सचेंज को देता है, और एक्सचेंज से बायर खरीदता है। सर जब बायर एक्सचेंज को पैसा देगा ना, टीडीएस नहीं काटेगा, पर जब एक्सचेंज ब्रोकर को पैसा देगा या जब ब्रोकर सेलर को पैसा देगा, ये दोनों केस पे टीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। मतलब एक्सचेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर एक्सचेंज ने टीडीएस काट लिया तो ब्रोकर नहीं काटेगा, ब्रोकर ने काट लिया तो एक्सचेंज नहीं काटेगा। सर एक्सचेंज और ब्रोकर में फर्क आप यूं समझ लो, जैसा हमारा एनएससी बीएससी एक्सचेंज है और जीरोडा या एंजल ब्रोकिंग जो है वो आपका ब्रोकर है। तो भैया आपका अगर एक्सचेंज काट रहे हैं तो ब्रोकर नहीं काटेगा, ब्रोकर काट रहे हैं तो एक्सचेंज नहीं काटेगा। पर दोस्तों अल्टीमेटली अगर एक्सचेंज खुद एक सेलर है, एक्सचेंज खुद एक सेलर है और आप उससे खरीद रहे हो ना, तो उस केस में बायर को ही टीडीएस काटना पड़ेगा, क्योंकि ये तो अल्टीमेट सेलर है ना।
तो भैया भले ही वो एक्सचेंज क्यों ना हो, फिर बायर को टीडीएस काटना पड़ेगा। अब सर जब आप टीडीएस काटोगे ना, तो आप जीएसटी के कंपोनेंट को हटा देना। जीएसटी पे टीडीएस नहीं कटते। हाँ हाँ बच्चा, भारत का बच्चा बच्चा जानता है सर कि जीएसटी पे टीडीएस नहीं कटेगा। और एक दोस्तों लास्ट में, अगर ये पेमेंट जो हो रहा है ना कंसिडरेशन का, ये मान लो पेमेंट गेटवे से हो रहा है, पेटीएम का कोई पेमेंट गेटवे था, वो पेमेंट गेटवे की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पेमेंट गेटवे इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन ऑफ टीडीएस। ये तीनों बातें इन्होंने सीबीडीटी के गाइडलाइंस में क्लैरिफाई कर रखी है। कि आपको मेरी बात समझ में आई राजा? डिड यू अंडरस्टैंड और डिड यू नॉट अंडरस्टैंड? बोलो हाँ कि नहीं सर। ये आपका पूरा का पूरा टीडीएस का प्रोविजन था। और लास्ट में सर आपका एक समरी है, जहां पे मैंने आपको टीडीएस के कंप्लाइंसेस बताए कि भैया पेमेंट कैसे करोगे, और उसका टीडीएस का स्टेटमेंट कब भरोगे, और सर्टिफिकेट क्या होगा। सर पेमेंट तो देखो तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। पहले हमने स्पेसिफाइड पर्सन की बात करी है, मतलब वो जो छोटे छोटे लोग हैं, इंडिविजुअल जिसका पीजीबीपी नहीं है, या इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका पीजीबीपी है लेकिन बिजनेस में 1 करोड़ से कम, या प्रोफेशन में 50 लाख से कम की इनकम है। उस केस में हमने क्या बोला कि स्पेसिफाइड पर्सन के केस में, उस केस में अलग होगा। और बाकी अगर एक्सचेंज है या कोई और पर्सन टीडीएस काट रहा है, तो उनके लिए अलग प्रोविजन होगा। देखो भैया तुम लोग तो जो है ना, हर मंथ 7 तक जमा कर देना। बस मार्च के केस में हम तुमको 30 अप्रैल तक का टाइम देंगे। पर सर स्पेसिफाइड पर्सन यानी कि छोटा इंसान, उसको हमने बोला हर महीने में अगले महीने के 30 तारीख तक जमा कर देना। मतलब अगर आप बात करोगे अप्रैल का, तो 30 मई तक जमा कर देना। अगर आप मार्च की बात करोगे, तो 30 अप्रैल तक जमा कर देना, विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ ऑफ डिडक्शन। तो इसको ज्यादा टाइम दिया हमने, पर यहाँ पे 7 दिन, यहाँ पे 30 दिन हो गया। उसके बाद दोस्तों जब आप टीडीएस काटते हो ना, तो आपको टीडीएस एक स्टेटमेंट बना के भरना पड़ता है। स्टेटमेंट कौन सा हो गया? स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 200। सर ये स्टेटमेंट में आप क्या भरोगे? देखो दोस्तों स्टेटमेंट का फॉर्म क्या है। सबसे पहले हमने 26 क्यू बनाया था बेसिक नॉर्मल पर्सन के लिए। जब स्पेसिफाइड पर्सन आए तो उनके लिए क्यों ही बनाया हमने, क्यों ही बनाया हमने। और उसके बाद हमने एक्सचेंज के लिए 26 क्यू एफ बनाया। अब दोस्तों ये स्टेटमेंट कब तक बनना है? जनरली ये स्टेटमेंट क्वार्टरली जाता है। तो Q1, Q2, Q3, Q4 के डेट से Q4 का डेट देख लेना, यानी कि जनवरी से मार्च का डेट 31 मई है। लेकिन दोस्तों यहां पे हमने स्पेसिफाइड पर्सन के लिए अलग बोला। हमने बोला तू क्वार्टरली नहीं भाई, तू इंडिविजुअली मंथली ही कर। मतलब जब तू पेमेंट करेगा ना, उसके साथ साथ ही तू स्टेटमेंट भर देना, उसके साथ साथ ही स्टेटमेंट भर देना। और लास्ट में सर जब स्टेटमेंट इशू हो जाएगा ना, उसके 15, जब स्टेटमेंट भर दोगे ना, उसके 15 दिन के अंदर सर्टिफिकेट इशू कर देना। जिसका काटा उसको टीडीएस सर्टिफिकेट दे देना। अगर तू स्पेसिफाइड पर्सन है तो फॉर्म 16E में दे देना, वरना तेरे लिए फॉर्म 16A है, जो एक नॉर्मल फॉर्म है। 16E या 16A, 26Q, 26QA, 26Q, 26QE, 26QA, 16A, 16E। समझे क्या रहेगा? ये पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन है आपके इस चैप्टर का, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 12, टैक्सेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। क्या तुमको मेरी बात समझ में आई? क्या तुमको सारे प्रोविजन समझ में आए? अगर हाँ तो बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चन बैंक इसका सॉल्व करना है। आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस इसके बहुत प्यारे हैं। जो हमारे बच्चे लाइव हमारे साथ जुड़े हैं, अभी हम इसको क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे। और जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं, दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अंटिल देन आप अगले लेक्चर में इसका क्वेश्चन बैंक भी देख सकते हो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। तुम लोग तो यूट्यूब पे ही हो ना, वीडियो लाइक जरूर कर देना, कमेंट कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और इसको अच्छी रीच दे देना। थैंक यू सो मच। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। दिस इज योर सी बड़ी शुभम सिंगल साइनिंग ऑफ।